तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है एक बार फिर से उसी क्रम में एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। आज की कहानी जिस घटना के बारे में आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना भले ही 7 साल पहले घटी थी, लेकिन इस घटना की जो गूंज है, इस घटना को लेके जो मन में लोगों के दहशत है, आज भी 7 साल बीत चुके लेकिन ये दहशत कम नहीं हुई। ऐसे क्राइम हमारे देश में शायद ही कहीं हुए हों जैसा क्राइम इस घटना में हुआ था। कत्ल भी कई तरह के होते हैं। लोग तरह तरह से लाशों को छुपाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जो तरीका अपनाया था इस क्रिमिनल ने, इस अपराधी ने, वो तरीका शायद हमारे हिंदुस्तान में न इससे पहले तक किसी ने अपनाया और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि न इसके बाद कोई अपनाए। घटना साल 2016 की है। घटना साल 2016 के अक्टूबर महीने में राजस्थान में एक जगह लगती है अलवर, वहाँ की है। सारे लोग दीपावली की छुट्टी मना रहे थे। दीपावली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली बीतती है, पुलिस वाले भी बड़े खुश होते हैं कि चलो कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दीपावली पे जो व्यवस्था थी बड़ी चकाचौंध थी। पुलिस वाले सारा काम मुस्तैदी से करके बड़ा खुश थे। लेकिन इसी बीच सुबह सुबह 10 बजे चावड़ पहाड़ी इलाके से एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला फ़ोन पे बताता है कि यहाँ पे एक इंसान का जला हुआ हाथ मिला है। पुलिस वाले फ़ौरन उस जगह पे जाते हैं, उस हाथ को देखते हैं। हाथ पूरी तरीके से जल चुका था, एक नाली के पास पड़ा था। पुलिस वालों को पहली नज़र में लगता है कि शायद दीपावली का माहौल है, कोई हादसा हुआ होगा। लेकिन अगर हादसा हुआ तो ऐसे नाली के पास किसी ने अपना हाथ कैसे फेंक दिया? हो सकता है किसी ने साजिश के तहत या फिर किसी लड़ाई झगड़े में किसी के हाथ को जला दिया हो, काट दिया हो। पुलिस वाले उस हाथ को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि जिसके साथ ये हादसा हुआ होगा, जिसके हाथ को जलाया गया होगा, कुछ टाइम बाद वो मेडिकल वगैरह करा के थाने आएगा, FIR दर्ज करेगा। जिसने किया होगा उसका नाम बताएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। मामला ओपन एंड शट है। लिहाजा पुलिस वाले इस हाथ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, बल्कि शांति से बैठ के इंतज़ार करते हैं कि जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो सामने आए। सामने आने के बाद जिसने भी किया है उसका नाम बताए, बस हमें जाके पकड़ लेना है, बाकी सारा काम कोर्ट देख लेगा। ज़्यादा कुछ माथापच्ची करनी नहीं है। पुलिस वाले शांत बैठते हैं। पूरा का पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है, धूप चढ़ती है, इसी बीच एक दूसरा फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि यहाँ पे एक इंसान का पैर मिला है। अब पुलिस वाले जब ये दूसरा फ़ोन सुनते हैं तब कहीं ना कहीं पुलिस वालों के कान खड़े होते हैं। पुलिस वाले फ़ौरन उस जगह पे भाग के जाते हैं। पहले से ज़्यादा मुस्तैदी के साथ उस पूरे क्राइम सीन की जाँच करते हैं। सारे बारीक से बारीक चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट करते हैं। दूसरा पैर भी बुरी तरीके से जला हुआ था। मानो पहचान करना मुश्किल था कि ये पुरुष किसी लड़की का है या फिर किसी लड़के का है, बुजुर्ग का है या फिर किसी जवान का है। पुलिस वाले उस पैर को बारीकी से चेक करते हैं तो उस पैर की बीच वाली उंगली पे कुछ पिघली हुई चांदी मिलती है। यानी ये जिस व्यक्ति का पैर है वो एक महिला है, वो एक शादीशुदा महिला है और उसने पैर में एक बिछिया पहनी हुई थी। पुलिस वालों के पास सब सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे महज इतना पता था कि एक दिन पहले एक इंसान या फिर साफ साफ कहें तो एक महिला का हाथ मिला था और एक दिन बाद उसी का पैर एक दूसरी जगह से मिला है। पुलिस वालों के कान खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई सिरफिरा है जो इंसानी अंगों को फेंक रहा है, इसे फौरन पकड़ा जाए, हो सकता है किसी और को अपना शिकार बनाए। पुलिस वाले अब इस मामले में बड़ी मुस्तैदी के साथ जुटते हैं। छानबीन करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या किसी ने किसी बॉक्स को या फिर किसी पैकेट को फेंकते हुए देखा है। अगर देखा है तो बताए, या फिर किसी पे कोई शक है तो भी बताए। लेकिन सारी जांच पड़ताल में, सारी पूछताछ में पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। ये भी दिन बीतता है। अगले दिन फिर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि साहब, हमने एक बॉक्स देखा था। बॉक्स से बहुत तेज़ बदबू आ रही थी और हमने जब बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स में एक इंसानी धड़ मिला हुआ है। धड़ बुरी तरह जला हुआ है।
पहचान करना मुश्किल है कि किसी महिला का है या फिर किसी लड़की का है या फिर किसी पुरुष का है। अब पुलिस वालों के पास 3 दिन में 3 अलग अलग जगहों से फ़ोन आ चुके थे। हर जगह इंसानी अंग मिल रहे थे, अंग जले हुए थे, अंग छोटे छोटे टुकड़ों में थे। एक तरह से इतनी फ़ोन और ऐसी घटनाओं को देखने के बाद पुलिस वालों की नींद हराम हो जाती है। मामला धीरे धीरे मीडिया में भी आ जाता है कि अलवर में 1-2 किलोमीटर की रेडियस में अलग अलग जगह पे इंसानी अंग मिल रहे हैं, इंसानी अंग जले हुए हैं। कोई सिरफिरा है, कोई साइको किलर है जो किसी को मार के ऐसे अंगों को ठिकाने लगा रहा है। इधर मीडिया का प्रेशर, इधर अब धीरे धीरे लोगों में दहशत। क्योंकि जब ये बात लोगों के सामने पहुंची तो कई लोगों ने कई फेक न्यूज़ उड़ा दी, कई लोगों ने कई ऐसे हाइप क्रिएट कर दिए जिससे लोगों में एक तरह से दहशत भर चुकी थी कि कोई सिरफिरा है जो लोगों को मार रहा है, मारने के बाद जला दे रहा है, अंगों को काट काट के फेंक रहा है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि अगले दिन फिर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि साहब मेरे घर के बगल कूड़ेदान में इंसानी मांस से भरा हुआ एक पैकेट मिला है। मांस बुरी तरह जला हुआ है, उससे बदबू आ रही है और इस मांस को कुत्ते नोच के खा रहे हैं। अब पुलिस वालों के पास 4 दिन में 4 फ़ोन आ चुके थे। पुलिस वालों की एक तरह से हवा ख़राब हो जाती है। चाहे निचले पायदान के पुलिस वाले हों, चाहे ऊपरी अव्वल दर्जे के अफसर, न किसी के पास कोई जानकारी थी इस घटना को लेके, ना ही कोई सबूत था, ना ही कोई सुराग था। पुलिस वाले एक तरह से दर दर की खाक छान रहे थे। सारे थानों में पता कर रहे थे कि क्या कोई महिला गायब हुई है। सारे आसपास के मुखबिरों को एक्टिव कर रहे थे कि अगर कोई महिला गायब हुई हो या फिर किसी का कत्ल होने का थोड़ा भी गुंजाइश हो तो आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि ये जो मामला है धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलता जा रहा। पुलिस वालों के पास 2 पैर मिले थे, 2 हाथ मिले थे, एक धड़ मिला था, अलग अलग मांस के टुकड़े मिले थे, लेकिन पुलिस वालों के पास इस लाश का कोई चेहरा नहीं था। पुलिस वाले अब इस इंतजार में न वो कातिल के पीछे जाते हैं, ना ही मोटिव के पीछे जाते हैं। सबसे पहले इस लाश के चेहरे के पीछे भागते हैं, दर दर की खाक छानते हैं, जगह जगह की ठोकर खाते हैं और लास्ट में एक दिन बाद कंपनी बाग इलाके से उन्हें उस लड़की का सर भी मिल जाता है। हालांकि सर जो था बुरी तरह जलाया हुआ था, सर में कोई चमड़ा या फिर कोई स्किन नहीं बची थी जिससे शिनाख्त हो सके। लेकिन अलग अलग जो बल्क अमाउंट के बॉडी पार्ट्स थे, चाहे वो हाथ थे, चाहे पैर था, चाहे वो धड़ था, चाहे सर था, 7 अलग अलग जगहों से 7 अलग अलग बॉडी पार्ट मिल चुके थे। पुलिस वालों के पास न इस लड़की के बारे में कोई जानकारी थी, ना ही जिसने कत्ल किया उसके बारे में कोई जानकारी थी। मीडिया का भी ट्रायल हो रहा था। लोगों में एक तरह से दहशत भरती जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था डेली कहीं ना कहीं से खबर आ रही थी कि फला जगह से इंसानी बॉडी पार्ट्स मिले हैं, फला जगह से इंसानी पैर मिले हैं। लोग डर रहे थे, पुलिस वालों से उनका भरोसा उठ रहा था। पुलिस वाले थे कि उनकी नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि एक ऐसा साइको किलर था जो एक महिला को इस कदर मार के फेंक रहा था कि ऐसी लाश या फिर ऐसा कत्ल का नंगा नाच पुलिस वालों ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। सारे अंगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट भी अपने आप में इतनी हैरान करने वाली थी, इतनी आत्मा को कपाने वाली थी कि जो शायद कमज़ोर दिल के पुलिस वाले थे वो अपना ट्रांसफ़र चाह रहे थे। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन था कि मरने वाले को जिंदा जलाया गया है, जलाने के बाद इसके खाल को उतारा गया है, हाथ पैर को काटा नहीं गया है बल्कि शरीर से उखाड़ लिया गया है और अलग अलग जगह पे डीप फ्रीज़र में रख के इसे फेंका गया है। यानी अगर कायदे से आज की घटना से इस कहानी को जोड़ें तो श्रद्धा वाकर वाले केस से भी ज़्यादा विभत्सता और ज़्यादा क्रूरता इस मामले में दिखाई गई थी। पुलिस वाले सारी जगह की खाक छान रहे थे, सारे मुखबिरों को अलर्ट कर चुके थे, सारे थानों की रिपोर्ट खंगाल रहे थे, गांव-गांव जाके पता कर रहे थे कि अगर कोई गायब हुआ हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। लेकिन सारी जगह से न पुलिस वालों के हाथ कुछ लग रहा था, न पुलिस वालों के पास कोई सबूत मिल रहा था। सारे क्राइम सीन के आसपास के इलाकों को चेक करते हैं, वहाँ से भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। लिहाजा जब पुलिस वाले एकदम थक हार जाते हैं, लोगों का भी प्रेशर बनता जा रहा था
तो अंत में पुलिस वाले सोचते हैं कि अब क्यों ना डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन करें, यानी पूरे उस इलाके के एक एक घर पे जाएं, हर एक घर वाले से पूछें कि क्या आपके घर की कौन कौन सदस्य रहती हैं, क्या कोई गायब है, क्या कोई बाहर रहता है, क्या कोई महिला कहीं गई थी अभी तक लौटी नहीं। क्योंकि पुलिस वाले अब तक सारे प्रयास करके हार चुके थे। पुलिस वाले अब जब डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं, सारी जगहों पे जांच पड़ताल करते हैं, तो अंत में सक्का पहाड़ी इलाके से एक क्लू मिलता है। दरअसल एक इंसान बताता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली आरती कुछ टाइम से, यानी होली के एक दिन पहले धनतेरस से गायब हुई है। माफ कीजिएगा, दीपावली के एक दिन पहले से। पुलिस वाले आरती के घर जाते हैं, घर का दरवाजा खटखटाते हैं। आरती का जो पति था योगेश मल्होत्रा उर्फ चूचू, चूचू दरवाजा खोलता है। खोलने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि आरती कहाँ है। बाकायदा इत्मीनान से बताता है कि आरती कहीं बाहर बर्तन मांजने गई है, अभी आ जाएगी 2 घंटे में। आपको अगर कुछ बात करनी है तो 2 घंटे बाद आइएगा, आपसे मिलवा दूंगा आरती को। पुलिस वाले भी सारी चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं लगता। वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाते, अपनी गाड़ी उठाते, वहाँ से चले जाते हैं। 2 घंटे बाद फिर से जब लौट के आते हैं तो पुलिस वाले एक तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि जो घर था जिसमें चूचू मिला था और जिस घर की रहने वाली आरती थी, उस घर पे अब ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो यही वो इंसान है जो लाशों को फेंक रहा है, क्योंकि अगर ये दोषी नहीं था तो ये भागा क्यों। पुलिस वाले अब इस चूचू उर्फ योगेश के पीछे जी जान से लगते हैं। आसपास के बस अड्डों पे जाते हैं, सारे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, सारी जांच पड़ताल करते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं कि किसी ने चूचू को देखा, किसी ने उसको कहीं जाते हुए देखा, या फिर किसी से कुछ बता के वो गया। सारे क्लू को जब कलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ों को जब बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं और जब इसकी लोकेशन निकलवाते हैं, तो चूचू की जो लोकेशन है हरियाणा में निकलती है। अब पुलिस वालों को लोकेशन मिल चुकी थी। पुलिस वाले बिना देरी के अपनी एक टीम बनाते हैं, चूचू के पास जाते हैं। चूचू अपने बहन लाली के यहाँ था, उसे वहाँ से उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं। थाने लाने के बाद उससे जब पूछताछ करते हैं तो शुरू में चूचू इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन जब पुलिस वाले अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं तब चूचू टूटता है। और टूटने के बाद जब चूचू अपना मुंह खोलता है तो ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को वहाँ पे खड़े चाहे जितने पुलिस वाले थे और चाहे अब आप जो होंगे, किसी ने भी ऐसी कहानी और ऐसी घटना को नहीं सुना था, ना ही कभी देखा था। दरअसल जो योगेश मल्होत्रा था, उसकी जो वाइफ थी आरती, वो इतनी खूबसूरत थी कि एक तरह से चूचू को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरती की शादी उससे कैसे हो गई। पत्नी बेहद खूबसूरत, चूचू के पास ज़्यादा पैसे नहीं। अब चूचू कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को लेके इनसिक्योर रहने लगा। चूचू को लगता है कि इतनी खूबसूरत है, इसके जरूर कहीं ना कहीं अफेयर होंगे। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मुझे भाव नहीं देगी, आने वाले टाइम में मुझे छोड़ देगी। इसके दिमाग में सारी जो उपज थी कहीं ना कहीं बिना किसी गलती के अपनी ही वाइफ से नफरत का सबब बना रही थी। चूचू आए दिन सोचता कि जो आरती है जरूर इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, ये जो आरती है जरूर मुझे कहीं ना कहीं धोखा दे रही होगी। अब जब मन में इतनी गलत विचार है तो झगड़ा भी आए दिन ये करने लगा। आए दिन उसके चरित्र पे उंगली उठाता, आए दिन उसे बुरा भला कहता। इधर चूचू कुछ कमाना भी नहीं चाह रहा था, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था। आरती बार बार उसे कमाने के लिए प्रवोक करती, और जब जब आरती कहती कि तुम कुछ कमा लो, कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लो, तो चूचू इस चीज़ को इतना गलत तरीके से लेता। वो कहता कि हाँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पा रहा हूँ, तुम्हारी भूख नहीं मिटा पा रहा हूँ पैसे की। तुम तो यही चाहती हो कि मैं बाहर कमाने जाऊँ और तुम किसी से अफेयर कर लो। अब ऐसी अश्लील बात, ऐसी मनगढ़ंत लांछन जब आरती पे लगता तो आरती भी गुस्से में कुछ न कुछ कहती। इस बात को लेके दोनों में झगड़ा होता, मारपीट होती। ये सारी चीज़ें तो घर की कलह थी, लेकिन जो पैसे की प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं अब ये चीज़ चूचू पे भी हावी होने लगी। आए दिन चूचू घर के कुछ न कुछ अनाज को, कुछ न कुछ चीज़ को बेचता रहता। आरती बार बार मना करती लेकिन मानता नहीं। और 30 अक्टूबर साल 2016 जब सारी दुनिया दीपावली धनतेरस का त्यौहार मना रही थी,
उसी दिन चूचू आता है। आने के बाद आरती से कहता है कि अब हम किसी छोटी जगह पे रहेंगे और इस घर को हमें बेचना होगा, क्योंकि पैसे की जो तंगी है वो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती, घर का खर्च मुझसे चलाना मुश्किल है। अब ये बात जब आरती सुनती है तो एक तरह से उसके मुंह पे तमाचा लगता है कि पूरी दुनिया धनतेरस पे कुछ खरीदने की बात करती है, ये मेरा पति कैसा इंसान है कि ये कुछ बेचने की बात कर रहा। आरती भी गुस्से में कुछ बुरा भला चूचू को कह देती है। चूचू जब बुरा भला सुनता है तो सुनने के बाद चूचू का गुस्सा 7वें आसमान पे था। तुरंत ही भाग के किचन में जाता है। उसे लगता है कि जब तक अभी आरती जिंदा रहेगी ना ही मैं सुख से जी सकूंगा, और कहीं ना कहीं इसका जरूर कोई अफेयर होगा, ये मेरा कहीं ना कहीं समाज में नाम गिराएगी, मेरी बेइज्जती करवाएगी। इसीलिए अब इसको रास्ते से हटा देते हैं और इस घर को बेच के मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। इसी प्लान के तहत चूचू भाग के किचन में जाता है, स्टोव उठाता है, उससे केरोसिन निकालता है। आरती बैठी रहती है, पीछे से उसके ऊपर केरोसिन डालता है और आग लगा देता है। आग लगाता है, आरती चिल्लाने लगती है। पड़ोसी भी उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन ये कलह, ये लड़ाई झगड़ा रोज का था, तो पड़ोसियों को लगता है कि शायद आज फिर मारपीट हुई होगी और कौन जाए साल साल के दिन अपना मूड खराब करने। पुलिस वाले ये सारी चीज़ें जब सुन रहे थे तो एक तरह से उनको भी पड़ोसियों के ऊपर गुस्सा आ रही थी कि अगर शायद पड़ोसी गए होते तो टाइम से बचाया जा सकता था। बहरहाल पड़ोसी इग्नोर कर देते हैं। आरती तड़प तड़प के जल के मर जाती है। इधर जब आरती मर जाती है तो चूचू का जो गुस्सा था कहीं ना कहीं शांत होता है और इसके दिमाग का जो शैतानीपन था वो जागता है। चूचू सोचता है कि अगर इस लाश को ऐसे कहीं ठिकाने लगा दिया तो अगले ही दिन पुलिस मुझे उठा लेगी और जेल में जाके तो मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाऊंगा। लिहाजा कुछ ऐसा करना है कि इस लाश का कभी कुछ खुलासा ही ना हो। चूचू पूरी रात बैठ के सोचता है। सोचने के बाद अगले दिन मार्केट जाता है। जाने के बाद एक बड़ी सी चाकू लाता है। चाकू लाने के बाद सबसे पहले उस लाश से जो बचा खुचा चमड़ा था, यानी बची खुची जो स्किन थी, उसको उतारता है। अब सोच के देखिए कि इंसान किस तरह से दरिंदा हो सकता है कि जैसे कसाई बकरों से चमड़े को हटाता है काटने के बाद, सेम उसी तरीके से ये चमड़े को उतार रहा था। और पुलिस वाले जब इससे पूछते हैं कि तुम्हें चमड़े उतारने का आइडिया कैसे आया, तो ये कहता है कि मर्डर करने के अगले दिन मैं बाकायदा बकरा मंडी गया था। कसाई की दुकान पे मैं बैठ के देख रहा था कि कसाई चमड़ा कैसे उतारता है। ये पूरे की पूरे स्किन को उतारता है। उतारने के बाद अपनी पत्नी के सीने पे बैठ जाता है, सीने पे पैर रखता है और हाथ को कंधे से मोड़ के उखाड़ देता है। क्योंकि लाश आधे से ज़्यादा जल चुकी थी तो कंधा भी आसानी से उखड़ जाता है। सेम तरीके से दोनों कंधे को उखाड़ता है। उखाड़ने के बाद दोनों पैरों को सेम तरीके से उखाड़ता है, काटता है और अंत में गर्दन को भी काट देता है। सारे बॉडी पार्ट्स को एक काट चुका था, लेकिन एक साथ इसे नहीं फेंकना था, क्योंकि जान रहा था कि एक ही दिन अगर अलग अलग जगह पे भी बॉडी पार्ट्स मिलेंगे तो पुलिस वाले इस मामले को एक तरह से जोड़ लेंगे और अंत में मुझ तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये बाकायदा आफताब की तरह डीप फ्रीजर का सहारा लेता है। सारे बॉडी पार्ट्स को डीप फ्रीजर में रखता है और एक एक बॉडी पार्ट्स को अलग अलग इलाके में एक एक करके जब मौका पाता और देखता कि कोई देख नहीं रहा तो जाके फेंकता। 30-31 तारीख से इसने फेंकना शुरू किया था और 3 तारीख तक अलग अलग जगह पे ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फेंकता है। इसका प्लान यही था कि लाश का मैंने चेहरा हटा दिया, चमड़ा हटा दिया, बॉडी को लगभग जला दिया, मिसिंग कंप्लेन मैं दर्ज करूंगा नहीं और कोई है नहीं करने वाला, तो पुलिस वाले गुमशुदगी और इन सारे मामलों में लावारिस लाश के मिलने के मामले में थोड़ा बहुत हाथ पांव मारेंगे, लेकिन अंत में जब उन्हें कुछ मिलेगा नहीं तो धीरे धीरे मामला ठंडे बक्से में चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। अब पुलिस वाले जब ये मामला सुन रहे थे तो एक तरह से उनकी भी आत्मा कांप रही थी कि जिस तरह से इतने जघन्यता से इसने अपनी वाइफ के साथ क्राइम किया था, चाहे वो जलाना हो, चाहे वो चमड़े को हटाना हो, चाहे हाथ पांव उखाड़ना हो, शायद ऐसा क्राइम हमारे हिंदुस्तान में न इससे पहले हुआ था, ना ही आगे कभी होगा। मामला कोर्ट में जाता है। 4 सालों तक ये मामला चलता है। साल 2020 में चूचू को आजीवन कारावास
और 25,000 जुर्माने की सज़ा मिल गई। बहरहाल भले ही चूचू सज़ा पा चुका है, लेकिन ऐसा साइको किलर शायद ही हिंदुस्तान में कभी पैदा हो। इस कहानी की फरमाइश की थी गुरजंत खेहरा जी ने। गुरजंत खेहरा जी की वजह से आप सब इस कहानी को सुन रहे हैं। ये जहाँ तक मेरी जानकारी है अहमदाबाद के रहने वाले हैं। तो गुरजंत खेहरा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने सजेशन दिया। तो ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो शायद कहानी थोड़ी सी छोटी मैंने रखी। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। लेकिन इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली रात 10 बजे मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। और सब्सक्राइब अगर आप किए हैं तो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो लाइव करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।